हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 9th में 2022 को जो NTPC CBT 2 का लेवल 6 का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के सवालों को हम कैसे डील करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने खुद एग्जाम दिया था और मैंने मैथ्स के पेपर को कैसे सॉल्व किया तो वो मैं आपको बताऊंगा। कितने जल्दी हम कर सकते हैं, 40 से 50 सेकंड का टाइम होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो भी आप जानेंगे। और जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, हम उन्हीं को केवल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा है P, Q और R एक काम को क्रमशः 40 दिन, 90 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। P कार्य शुरू करता है और Q 7 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है। यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उसके साथ कार्य में शामिल होता है तो R कितने दिन काम कर सकता है। तो क्वेश्चन में लिखा है जो P है वो किसी भी काम को 40 दिन में कर सकता है। इसके बाद जो Q है वो किसी भी काम को 90 दिन में कर सकता है और जो R है वो किसी भी काम को 36 दिन में कर सकता है। इन तीनों का अगर आप LCM लोगे तो LCM आ जाएगा 360 और ये LCM होगा हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य 360 आ गया। 40, 90 और 360 का लघुत्तम 360 आ गया। 40, 90 और 36 का, अब देखो 40 का इसमें भाग दो तो 4 नाम 36, 9 चौको 36 और 10 बार यहाँ पर जाएगा। तो P की क्षमता 9 आ गई, Q की एफिशिएंसी 4 आ गई और R की एफिशिएंसी 10 आ गई। अब ये कह रहा है P कार्य शुरू करता है तो P ने काम शुरू किया और Q 7 दिन बाद उसके साथ शामिल होता है। तो शुरू के 7 दिनों में P ने काम किया, P की एफिशिएंसी 9 है तो आप कहोगे 9 गुणित 7 तो 9 7 63 काम हो गया। अब P के साथ Q शामिल हो गया तो 9 और 4 13, 9 और 4 13, तो दोनों ने काम कितना कर लिया 13। तो 63 में अगर आप 13 जोड़ोगे ना तो टोटल वर्क हो गया 76। कितना हो गया 76। 360 में से 76 माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, 8 यहाँ पर बचा 15 में से 7 गया 8, 284 काम बचा हुआ है। और अब लिखा हुआ है कि यदि R शुरुआत से 8 दिन बाद उसके शामिल होता है, मतलब P प्लस Q प्लस R। अब तीनों लोग काम करेंगे क्योंकि 7 दिन काम यहाँ हो गया और 1 दिन काम यहाँ हो गया। तो अब 9 4 13 और 10 23, तीनों लोग 23 की क्षमता से काम करेंगे। काम कराना है 284, तो 23 का भाग दो तो 23 से कम 23 बचा 5 हो गए 54, 23 दूनी 46 बचा 8, तो 12 सही 8 और नीचे आ गया 23। तो 12 सही 8/23 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नंबर 2 आपके सामने है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि कर लेता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लगते हैं। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड से मूल चाल से तय करने में, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय बताइए। तो उसने अपनी स्पीड में 30% की वृद्धि करी है। 30% को मैं क्या लिख सकता हूँ 30/100। 30/100 प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया आपका 3/10। कितना आ गया 3/10। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसकी स्पीड 10 रही होगी तो बढ़ने के बाद 3 और बढ़ गई तो 13 हो गई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीड का रेशियो S1 और S2। पहले उसकी स्पीड 10 थी लेकिन 10 में 3 की वृद्धि हुई तो स्पीड कितनी हो गई 13। और हम जानते हैं स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो आपको 40 किलोमीटर की दूरी तय करना है, अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे मतलब आप कहोगे सर अभी मेरी स्पीड ज़्यादा है तो समय मुझे कम लगेगा, लेकिन इसी दूरी को अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो आप कहोगे सर समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि मेरी चाल जो है वो कम है। राइट? तो क्या हो जाएगा, इस चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 10 13 का उल्टा कितना हो गया 13 और 10, 13:10। अब मैंने बोला कि उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट का समय कम लगता है। तो हमारे हिसाब से कितना कम लग रहा है, 13 में से 10 घटाओ तो 3 का डिफरेंस है। सवाल के हिसाब से 15 मिनट का डिफरेंस है। तो 3 एकम 3, 3 5 15, 1 भाग बराबर 5 आ गया। तो उन्होंने कहा तो उसकी ओरिजिनल स्पीड से तय की गई दूरी में समय बताइए। तो ओरिजिनल स्पीड उसकी 10 थी और उस टाइम पर समय लग रहा था 13, तो 1 भाग की वैल्यू 5 है तो 13 भाग की वैल्यू 13 पड़ा 65 मिनट। 65 मिनट का मतलब क्या है 1 घंटा 5 मिनट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हो जाती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो साफ साफ लिखा है कि 10 ईयर्स में 10 साल में 75% की वृद्धि होती है। तो 1 साल का निकालोगे तो कितना हो जाएगा 75/10, और 75/10 का मतलब 7.5%। नीचे से 0 हटाओगे तो 7 और 5 के बीच में दशमलव लग जाएगा। तो 1 साल में 7.5% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर मतलब उसी दर पर समान धनराशि पर मतलब उसी प्रिंसिपल पर मूलधन पर 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो 7.5 गुणे 6 कर दो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, दशमलव के बाद 1 अंक तो दशमलव लग जाएगा। तो 45 का आंसर 45% इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
हो गया। नंबर 4 है, एक गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए कि उसको बनाने में कितनी धातु लगी है। जैसे मान के चलो ये एक गोला है और इसकी बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर मान लो, तो ये केंद्र से इसकी दूरी है 9 सेंटीमीटर, ये बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर और एक ऐसा गोला बनेगा, इसकी हो गई, इसकी लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब सीधा सा है, ये पूरी 9 है, ये 1 है, तो ये इतनी वाली त्रिज्या कितनी बची 8, ये हो गया इसका केंद्र, है ना। ये बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो 9 में से 1 माइनस करो तो 8 आ गया। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा r 9 सेंटीमीटर है, छोटा r 8 सेंटीमीटर है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, तो 4/3 गुणित पाई का मान 22/7 और r कितना है हमारा 9, तो 9 का घन हो गया आपका 729 माइनस छोटा r है 8 का घन हो गया 512, तो ये हो गया 4/3 गुणित 22/7, है ना। 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो 7 या 21, 7 एकम 7, 31 बार कट गया, तो 22 चौको 88, 88 गुणित 31/3 आ गया, ठीक है। तो इसका आप गुणा कर लीजिए 31 गुणित 88 का, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, फिर आ जाएगा 8 4 2, तो 8 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 2728, तो 2728 में आप 3 का भाग दीजिए तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। 3 नाम 27, भागना जा भागना मस्ती 0, 2 के साथ उतारा 8, 3 नाम 27 बचा 1, तो 909 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जितने जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। और एग्जाम में मैं सारा कुछ थोड़ी लिखता, केवल ये सॉल्यूशन लिखता तो मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाता। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो दूसरे लोगों तक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, तो बताइए कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 6 5 5 से 1/2 4 ये ऑप्शन है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा m1d1 बराबर m2d2। इसका मतलब है मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे, आदमी गुणित दिन। यहाँ पर जितना काम करते हैं आदमी और दिन मिलकर यहाँ पर भी उतना ही काम करेंगे, तभी तो बराबर लगा है। तो मैंने बोला एक पुरुष मतलब एक आदमी एक मैन किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और एक महिला एक वुमेन उसी काम को 30 दिन में पूरा करती है। तो 0 से 0 मैंने काट दिया, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि एक मैन बटे एक वुमेन बराबर कितना आ गया 3/2, है ना। एक मैन, ये वुमेन नीचे आ गया, तो एक आदमी की क्षमता 3 आ गई, एक औरत की क्षमता कितनी आ गई 2। यहाँ से आप समझ गए होंगे, 2 ये नीचे चला गया, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर, तो ध्यान से देखना 2 मैन प्लस 3 वुमेन मिलकर, तब आपको पता है कि, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, अगर आप इसको ऐसा ना लिखना चाहो तो 2 मैन बराबर 3 वुमेन, आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 मैन बराबर 3 वुमेन, 2 का यहाँ गुणा हो गया, तो 2 आदमी 3 औरतों के बराबर है। अब अगर मैं 2 आदमी की जगह 3 औरतें रख दूं तो ये हो जाएगा 3W प्लस 3W बराबर 6W। मैंने क्यों रखा 2 आदमी की जगह 3 औरतें, या तो इस पूरे क्वेश्चन को महिलाओं में बदल लो या फिर पूरे क्वेश्चन को पुरुषों में बदल लो। 3 औरतों की जगह 2 आदमी भी रख सकते थे, तो 2 और 2 4 हो जाता, तो 2 आदमियों की जगह मैंने 3 औरतें रख दी। अब पूरा काम मुझे औरतों से करवाना है, तो औरतों का काम कितना है 1W गुणित 30, तो निकालना क्या है कितने समय में करेंगी, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जब हमने महिलाओं में बदल लिया है ना, जब पूरा काम महिलाओं से करवाना है तो महिलाओं का कार्य लेंगे, जब पूरा काम पुरुषों से कराना होता है तो पुरुषों का काम लेते, तो ये आ जाता है 1W गुणित 30, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और ये सारा कुछ कट गया, तो 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। तो या तो पूरे क्वेश्चन को मैन में बदलो या फिर पूरे क्वेश्चन को वुमन में बदलो। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंब वृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा जाता है ना। मान लो ये आपका अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु रखा जाता है, मतलब ये आइसक्रीम के जैसा आपका फिगर बन गया, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब जो शंकु के आधार की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या है वो दोनों सेम है, मान लो r है, ठीक है। यदि अर्धगोले का व्यास 12 है, अगर व्यास 12 है तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 6, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई 8 हो गई। तो देखो 6 8 और 10, हम सभी जानते हैं कि 6 सॉरी ये हो गया 8 6 और 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 6 8 और 10 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने की लागत 25 रुपये, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत बताइए। तो ध्यान से देखना, जब आपको इस पूरे को पेंट करना है ना, तो इसका
कर्व सरफेस एरिया यानी कि आप कह सकते हो वक्र पृष्ठ का एरिया, और इसका वक्र पृष्ठ का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर स्क्वायर। इस शंकु का हो गया पाई आर एल, अर्धगोले का हो गया 2 पाई आर। तो इसमें से कॉमन आपका क्या आ जाएगा, पाई अगर आप कॉमन ले लो तो आर इंटू एल, 6 गुणित 10, तो 6 हम 60 प्लस 6 का वर्ग 36 दूनी 72, तो 72 में 60 जोड़ोगे तो 2 7 6 13 132 गुणित 22/7, 132 गुणित 22/7। सॉरी, पाई की वैल्यू नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये, तो 132 गुणित 25 करेंगे अपन, तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दहम 250 और 75, 325 और 325 और 5, फिर से देख लो, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दिया 75 और 5 80 का 0 हासिल 8, 25 से कम 25 और 8 33, तो 3300 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 3300 है। तो इस कोण का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा 3300। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 वर्ष पूर्व उसके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 वर्ष बाद पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 9:4 होगा, तो कितने वर्ष बाद उनके पिता की आयु पुत्र की आयु की डबल हो जाएगी। ऑप्शन है 12 साल बाद, 10 साल बाद, 9 साल बाद, 8 साल बाद। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो आज मैं 25 साल का हूँ, आज मेरी एज 25 साल है, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने का था, 5 साल पहले मैं 20 साल का था, और आज से 5 साल बाद में कितने का हो जाऊंगा, तो 5 साल बाद में 30 का हो जाऊंगा, है ना। जैसे मेरी प्रेजेंट एज 25 साल है, तो 5 साल पहले 20 का था, तो 5 साल बाद 30 का होऊंगा। तो इस 20 से 30 तक आने के लिए मुझे टोटल जोड़ना कितना पड़ा, 10। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। तो 5 वर्ष पूर्व जो अनुपात था वो था 7:2, तो इसको मैं लिख दूंगा 7x/2x। अब 5 वर्ष बाद अगर मान के चलो 5 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आना है, फिर 5 वर्ष बाद जाना है, तो टोटल गैप 10 का है, तो आपका हो गया 7x + 10, 2x + 10 बराबर अनुपात कितना है, 9/4। गुणा कर दो तो 9 दूनी 18x + 9 दहम 90, है ना। 9 का गुणा 2x से, तो 9 दूनी 18x + 9 दहम 90 बराबर 4 सत्ते 28x + 4 दहम 40, ठीक है। 18x को उस तरफ भेज दो, 40 को इस तरफ भेज दो, तो 90 प्लस का 40 इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर 28x, 18x जाकर उस तरफ माइनस का हो गया, तो 28 में से 18 आ गया 10x, 10x बराबर 50, 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब जब x की वैल्यू 5 आ गई तो 7 पना 35 और 5 दूनी 10, है ना। 5 7 35, 5 दूनी 10, लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में आने के लिए 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। वर्तमान की उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान की हो जाएगी 35 और 5 40, 10 और 5 15। तब वो कह रहा है कितने वर्ष बाद, ऑप्शन 12 10 9 25 है। तो अगर जैसे आप 10 जोड़ो तो 40 में 10 जोड़ा हो गया 50, 15 में 10 जोड़ा 25, 10 वर्ष के बाद पिताजी अपने बेटे से डबल हो जाएंगी, 25 दूनी 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। अरे शेयर कर दो यार, बढ़िया लगता है तो, कंजूसी क्यों करते हो, दूसरे लोगों तक शेयर करो। 8 है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक समान अवधि के लिए निवेशित धनराशि पर प्राप्त ब्याज का अंतर 448 रुपए है। तो मूलधन धनराशि ज्ञात करो, ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखना, अगर 20% की रेट है, 20% की रेट है और समय 3 साल है, समय 3 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना बनेगा, सीधा गुणा कर दो 20 या 60, 60% आपका साधारण ब्याज बन जाएगा। क्यों, 20% की रेट है, 3 साल का समय है, 20 दिया कितना आ गया 60, 60% का आपका साधारण ब्याज बन जाएगा और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। तो जब रेट आपकी 20% हो, लेकिन वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हो, तब क्या करिएगा, फॉर्मूला लगेगा x + y + xy/100, है ना। तो x की वैल्यू 20 रखो, y की वैल्यू 20 रखो, तो देखो 20 + 20 धन 20 गुणित 20/100, तो देखो 0 0 0 0 कट गया, 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, तो टोटल आ गया 44%। तो इन दो रेटों को मिलाकर 44 आ गया। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार 44% रखेंगे, एक बार 20% रखेंगे, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। तो ध्यान से देखना, 44 + 20 + 44 गुणित 20/100, तो देखो 0 से 0 कट गया, 44 दूनी 88, 44 10 54 धन 64, ये 64 हो गया, 88/10 मतलब 8.8, तो ये हो गया आपका 64 और 8 72.8। तो 72.8 बनी चक्रवृद्धि ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर बनी 60% 3 साल के लिए, दोनों का डिफरेंस हो गया 12.8%, जबकि सवाल में दोनों के ब्याज में अंतर है 448 रुपये।
तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 448/12.8, दशमलव हटेगा ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1120 आ गया। 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112, 70 आ गया। 70 के आधे 35 आ गए। जब 1% की वैल्यू 35 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500, 2 जीरो और लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3500 है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए। नंबर 9 है, राम किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना लाभ होता है, ये आपको बताना है। तो अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद हमेशा सेलिंग प्राइस आती है। मान लो आप किसी दुकान पर गए, 500 रुपये जीन्स पर डले हुए थे, है ना, 500 रुपये जीन्स पर डले हुए थे, उसने 50 रुपये की जीन्स दे दी तो 450 का आपको दे दिया, है ना, सॉरी 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 450 का दे दिया, और वास्तव में वो जीन्स 400 रुपये की थी। तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस 500 था, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आया, और वास्तव में उसने 400 का खरीदा था, तो 400 की चीज़ 450 में बेचेगा तो फायदा होगा ना। तो 10% की भिन्न क्या होती है, तो 10% को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 12.5% की भिन्न क्या होती है, 12.5% की होती है 1/8। मतलब 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये का छूट दिया, तो 1 रुपये की छूट दी तो 9 हो गया। ठीक है, अब यदि इस वस्तु को, तो उसे 12.5% का लाभ होता है। मतलब आप कह सकते हो कि 8 रुपये की वस्तु थी, 8 रुपये की वस्तु थी, उस पर 1 का फिर फायदा हुआ, तो फिर से क्रय मूल्य कितना आ गया 9। तो रेशियो क्या बन गया 10, 9, 8। ठीक है, ध्यान से समझना। 10% की भिन्न 1/10 है, 10 रुपये का सामान है, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है, तो 10 की चीज 9 की हो गई। अब इनने बोला 12.5% का लाभ हुआ, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है ना, तो 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये के लाभ पर 9 रुपये पर बेचा, तो ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब 10, 9, 8। अब इन्हें बोला यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता, 8 की वस्तु 10 रुपये पर बेचता, तो 2 का फायदा और 2 का फायदा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 2/8 गुणे 100, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।